चलिए आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। ठीक है, इसका पार्ट 1। तो इसमें हम पार्ट 1 में ट्राइंगल चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप पूरा ट्राइंगल चैप्टर इजीली सॉल्व कर सके। ठीक है ना, बहुत ही आसान चैप्टर है लेकिन इसका इंट्रोडक्शन आप अच्छे से समझ लीजिए, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, और यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए तो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कांग्रुएंट फिगर्स के बारे में। कांग्रुएंट फिगर्स, टू फिगर्स आर सेड टू बी कांग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। तो ऐसे दो फिगर जिनका शेप यानी कि आकृति और साइज यानी कि आकार, जिनका आकृति और आकार दोनों सेम होता है वो कहलाते हैं कांग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, जैसे आपके पास मान लीजिए ये दो रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इनका आप देख रहे हैं शेप जो है सेम है और साइज भी दोनों का सेम है। साइज कैसे चेक करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखकर देख लेते हैं, इनको दोनों एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, मतलब इनका साइज और शेप दोनों सेम है। तो ऐसे दो फिगर्स जो है क्या कहलाएंगे, कांग्रुएंट फिगर्स कहलाएंगे। ठीक है ना, इसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास दो सर्कल हैं, ये दो सर्कल हैं, इनका शेप और साइज दोनों सेम है। साइज ऐसे चेक कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, मतलब दोनों फिगरों का शेप जो है सेम है और साइज भी सेम है, इसलिए ये दोनों फिगर कहलाएंगे आपके क्या, कांग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, तो ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। जैसे ये दो सर्कल है आपके पास, ये छोटा सर्कल है, बड़ा सर्कल है, मतलब साइज दोनों का अलग अलग है लेकिन शेप सेम है। शेप सेम है लेकिन साइज अलग अलग है। चूंकि साइज अलग अलग है इसलिए ये दोनों सर्कल जो है कांग्रुएंट फिगर्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना, दोनों का यदि साइज और शेप सेम होता तब वो कांग्रुएंट कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर साइज अलग अलग है, शेप सेम है। तो ऐसे दो फिगर्स जिनका साइज और शेप दोनों सेम होता है वो कहलाते हैं कांग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, तो ये 9th क्लास में पढ़ा था। अब हम आते हैं 10th क्लास में। 10th क्लास में हमको पढ़ना है सिमिलर फिगर्स के बारे में। सिमिलर फिगर्स हिंदी में कहते हैं इनको समरूप चित्र। ठीक है ना, समरूप जैसे नाम ही है समरूप, जिनका रूप सेम हो। समरूप, जिनका रूप कैसा हो, एक जैसा हो, सेम हो। तो टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप, ऐसे दो फिगर जिनका शेप सेम हो, एंड नॉट नेसेसरली द सेम साइज, और साइज का सेम होना जरूरी नहीं है, आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। तो जैसे भी हमने देखा था, जैसे सर्कल हैं, दो सर्कल हैं, ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, दोनों का शेप सेम है, हालांकि दोनों का साइज अलग अलग है ना, आकार अलग अलग है। तो आकार अलग अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों फिगर कैसे हैं, सिमिलर फिगर्स हैं। यदि दोनों का शेप सेम है तो वो सिमिलर फिगर्स हैं। जैसे आपके पास ये दो रेक्टेंगल हैं, ये बड़ा है रेक्टेंगल, ये छोटा है, लेकिन दोनों का शेप सेम है, इसलिए दोनों कैसे हैं, सिमिलर फिगर्स हैं। इसी प्रकार से आपके पास ये दो स्क्वायर हैं, ये बड़ा स्क्वायर है, छोटा स्क्वायर है, हालांकि साइज जो है दोनों का अलग अलग है लेकिन शेप सेम है, इसलिए दोनों कैसे हैं, सिमिलर फिगर्स हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखिए, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है। ठीक है, दोनों का शेप अलग अलग है, इसलिए ये सिमिलर फिगर नहीं है। ठीक है, सिमिलर फिगर नहीं है। तो हमने क्या देखा, दो सर्कल जो है ये जैसे दोनों का शेप और साइज सेम है, तो ये दोनों कैसे हैं, कांग्रुएंट फिगर भी हैं, दोनों कांग्रुएंट हैं और दोनों क्या हैं, सिमिलर भी हैं। ठीक है ना, तो जितने भी कांग्रुएंट फिगर हैं, ऑल कांग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स। जितने भी कांग्रुएंट फिगर हैं वो सभी के सभी कैसे हैं, सिमिलर फिगर्स हैं। लेकिन ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कांग्रुएंट फिगर्स। सभी सिमिलर फिगर कांग्रुएंट फिगर नहीं हो सकते। क्यों, जैसे कि ये दोनों सिमिलर तो है लेकिन दोनों कांग्रुएंट नहीं है। तो ऑल कांग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कांग्रुएंट। ठीक है, चलिए देखते हैं 10th क्लास में हमको पढ़ना है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो हमने ये देख लिया है कि कौन से फिगर्स सिमिलर है और कौन से फिगर कांग्रुएंट है। ठीक है ना, तो सिमिलर फिगर्स के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, तो इसमें तो हमने क्या है, फिजिकली एग्जाम्पल लिया। जैसे ये दो फिगर सिमिलर फिगर नहीं है,
है ना, और ये दोनों फिगर सिमिलर फिगर हैं, ठीक है। तो फिजिकली यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है, ठीक। अब हम देखते हैं कि यदि हमारे पास ऐसे दो फिगर दे दिए जाए, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है, दूसरा क्वाड्रिलेटरल ये दिया हुआ है, तो क्या ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है या नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा केवल देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, केवल देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इनको सिमिलर बताने के लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। इनको सिमिलर बताने के लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए। तो सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। कौन सी? टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। पहले तो जैसे दो पॉलीगॉन है जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, जैसे मान लीजिए एक, यदि हम यहाँ ट्रायंगल ले ले और एक क्वाड्रिलेटरल ले ले, ठीक है, तो एक ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल तो कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन दोनों ही क्वाड्रिलेटरल हैं, तो केवल देखने से काम नहीं चलेगा, कुछ कंडीशन हमारे पास ऐसी होना चाहिए, है ना, जिससे हम ये कह सके कि ये दोनों जो फिगर है वो कैसे हैं, सिमिलर है। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है? यदि हम इस फिगर को उठाकर इसके ऊपर रखें, मान लीजिए जैसे ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, और एक क्वाड्रिलेटरल है मान लीजिए PQRS। यदि इसको उठाकर इसके ऊपर रखे, तो जैसे मान लीजिए A P के ऊपर आ रहा है, तो एंगल A और एंगल P को कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। एंगल A और P को बराबर होना चाहिए, ठीक। उसी प्रकार B और Q को बराबर होना चाहिए, C और R को बराबर होना चाहिए, D और S को बराबर होना चाहिए। मान लीजिए ये सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, ठीक है, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, ठीक, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। तो फर्स्ट जो कंडीशन फुलफिल हो गई कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो गए? इक्वल हो गए, ठीक। दूसरी शर्त क्या है? कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन होगी? जैसे हमने मान लीजिए इसको उठा करके इसके ऊपर रखा, इट मीन्स A यहां आ रहा है, B यहां आ रहा है, P यहां आ रहा है, C यहां आ रहा है और D यहां आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से PQ की करस्पॉन्डिंग साइड कौन बनी? AB। तो AB और जो PQ साइड से है, ये कैसे होना चाहिए? इनका रेशियो, सभी साइड, सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? मान लीजिए 3 है, 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। तो यदि हम देखिए AB और PQ का रेशियो क्या बनेगा? 3/5। ये 3/5, ये भी 3/5 और ये भी 3/5। तो सभी रेशियो कैसे हो गए? इक्वल हो गए, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या थी? कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मतलब सिंस हियर एंगल A जो है P के बराबर है, जो कि कितना डिग्री है? 90 डिग्री के बराबर है। B जो है Q के बराबर है, वो भी 90 डिग्री है। एंगल C जो है एंगल R के बराबर है, वो भी 90 डिग्री है। एंगल D जो है वो एंगल S के बराबर है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो पहली शर्त फुलफिल हो गई, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? कि सभी साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम देखते हैं रेशियो किसका? AB और PQ का। AB/PQ, इनका रेशियो निकाला तो AB है 3 और PQ है 5, तो रेशियो आया 3/5। उसी प्रकार से BC और QR का रेशियो, BC/QR, AB क्या है? 3/5। उसी प्रकार से CD/RS, ये देखा तो ये भी आया 3/5, और AD/PS, ये भी आया 3/5। क्योंकि सभी रेशियो कैसे आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं, सेम है, इसलिए हम कहेंगे दिस टू फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स। दिस टू फिगर्स आर, दिस टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, ठीक है। मान लीजिए यहां पर 3 की जगह 4 हो जाए, 3 की जगह 4 हो जाए, तो ये रेशियो तो 3/5 है, लेकिन ये रेशियो क्या हो जाएगा? 4/5। तो उस कंडीशन में ये दोनों फिगर सिमिलर फिगर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब दो कंडीशन ये फुलफिल होती है, तब ही हम कहते हैं कि ये जो दो फिगर्स हैं कैसे हैं? सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है। तो इस नॉलेज के आधार पर जो है हम एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं, ठीक। चलिए, तो एक्सरसाइज 6.1
में पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से जो करेक्ट होगा उसको यहाँ पर फिल करना है हमको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर, ऑल सर्कल्स, ठीक है ना। जैसे देखिए ऑल सर्कल्स चाहे सेम साइज का हो या साइज छोटा भी हो, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है ना। सब ये सभी सर्कल कैसे हैं, सिमिलर है, ठीक। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिमिलर। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर, ऑल स्क्वायर्स आर, ये भी सभी स्क्वायर कैसे होंगे, सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ऑल ब्लैंक ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड कैसी होती है, बराबर होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती है, वो कहलाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। नेक्स्ट है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स होती है वो सिमिलर कहलाते हैं, ठीक है। कब कहलाते हैं, नंबर ए देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कैसे होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये हमने देखा था डेफिनेशन में। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम रेशियो मतलब प्रोपोर्शनल, रेशियो सेम होना मतलब क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। तो इस प्रकार से ये इसके फिल इन द ब्लैंक्स है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू में बोला गया है कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, ठीक है ना। ऐसा पेयर हमको बताना है, टू डिफरेंट एग्जांपल्स, ठीक है। आप पेयर, ऐसा पेयर बताना है जो कि कैसा हो, सिमिलर फिगर्स हो, ठीक है। तो जितने भी सर्कल्स हैं, जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है, और जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, वो सबके सब कैसे हैं, सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है। तो ऑल सर्कल्स, ठीक है ना, इसका एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा ऑल स्क्वायर्स, ठीक। नॉन सिमिलर फिगर्स, तो ऐसे नॉन सिमिलर फिगर्स जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कल है और ये स्क्वायर है, तो एक सर्कल और स्क्वायर कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। उसी प्रकार से एक रेक्टेंगल और एक जो सर्कल है ये भी कभी सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, रेक्टेंगल एंड अ सर्कल, एक रेक्टेंगल और एक सर्कल। उसी प्रकार से स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल ले लो या सर्कल ले लो, ठीक है, ये कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक। तो ये नॉन सिमिलर फिगर्स हो गए, सिमिलर फिगर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, जिसमें कहा गया कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर आर नॉट। तो आपको ये बताना है कि दोनों फिगर जो है सिमिलर है या नहीं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि टू फिगर्स जो है वो सिमिलर कब कहलाते हैं, जब उनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या है, यदि इस फिगर को उठाकर इसके ऊपर हम रखें तो मान लीजिए जैसे P जो है वो A के ऊपर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो सिंबल है किसका है, 90 डिग्री का है ना, क्या का सिंबल है ये, 90 डिग्री का। तो इस फिगर में जो सभी एंगल्स हैं A, B, C और D वो 90 डिग्री के हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एंगल्स का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है और देखने से पता चल रहा है कि वो 90 डिग्री के नहीं है। हालांकि देखने से काम नहीं चलता, या इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री नहीं है ये भी तय है। लेकिन ये साइड्स देखिए, ये साइड्स बराबर दी है, ये सभी साइड कैसी है, बराबर दी गई है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो सकता है, ये रोम्बस है ना, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है रोम्बस, ठीक है ना। तो इसके ऑल एंगल्स जो है वो नहीं दिए गए हैं, लेकिन इसके दिए गए हैं जो कि 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, ठीक है। तो पहली जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है। हालांकि दूसरी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है, क्योंकि इनका यदि हम साइड्स का रेशियो यदि निकालें तो ये देखिए 1.5/3 आएगा, मतलब 1/2, ये भी 1/2 आएगा, ये भी सभी 1/2, सभी साइड्स जो है वो उनका रेशियो बराबर है, मतलब सभी साइड्स जो है ऑल साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ठीक है ना, ऑल साइड्स आर इन द सेम रेशियो।
लेकिन जो एंगल है वो इक्वल नहीं है। क्योंकि एंगल इक्वल नहीं है इसलिए दिस टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर। ठीक है ना, ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। ठीक है, दिस टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर, दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। ठीक, चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। तो हमारा 10th क्लास का जो मेन टॉपिक अब आ रहा है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है ना, अभी तक हमने ये देख लिया है कि टू फिगर्स कांग्रुएंट कब होते हैं, टू फिगर्स सिमिलर कब होते हैं। अब स्पेशली हमको पढ़ना है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, कि टू ट्रायंगल्स कब सिमिलर होते हैं। ठीक है ना, तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब आपके पास मान लीजिए दो ट्रायंगल है मान लीजिए इस प्रकार से ABC और PQR, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, नंबर 1 कंडीशन क्या होना चाहिए कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हम इस फिगर को उठाकर इसके ऊपर रखते हैं, तो इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं, तो एंगल A के ऊपर कौन आ रहा है, मान लीजिए एंगल P आ रहा है। ठीक है, और एंगल B के ऊपर आ रहा है एंगल Q, और एंगल C के ऊपर आ रहा है एंगल R। ठीक है, ये इनके करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा हमको इक्वल है या नहीं, तो क्वेश्चन में हमको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ये एंगल्स का मेजरमेंट हमको दिया जाएगा, तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सा एंगल किसके बराबर है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, एंगल A एंगल P के बराबर है। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा है कि एंगल A P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, और एंगल C एंगल R के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरा, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, मतलब इस प्रकार से ट्रायंगल यदि आता है तो AB की करस्पॉन्डिंग साइड कौन बनेगी, PQ, BC की QR और AC की PR। तो इन तीनों साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी AB और PQ का रेशियो, उसी प्रकार से BC और QR का रेशियो, और उसी प्रकार से AC और PR का रेशियो, ये तीनों रेशियो आपस में कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि ये दो कंडीशन किसी ट्रायंगल में लागू होती है तो हम कहते हैं कि दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, और इसको डिनोट करने का तरीका कैसे है, मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे, ट्रायंगल ABC, ये सिंबल लगाएंगे, क्या का सिंबल है, सिमिलर का। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है समझ लीजिए। ABC सिमिलर टू PQR हमने लिखा, इसका मतलब ये है कि जो एंगल A है वो P के बराबर है, B जो है वो Q के बराबर है, और C जो है वो R के बराबर है। ठीक है, उसी प्रकार से साइड्स भी पता कर सकते हैं, AB PQ BC QR AC PR। ठीक है ना, तो इस प्रकार से सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस बातें समझ में आ गई होगी। और अब इसके आगे दो इंपॉर्टेंट थ्योरम आ रही है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो उसको बहुत अच्छे से आप समझिए, और बोर्ड एग्जाम में जरूर उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं इसके आगे थ्योरम। चलिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है 10th क्लास के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये थ्योरम या इसका कन्वर्स, इन दोनों में से एक थ्योरम जरूरी ही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे समझिए, बहुत ही इजी है, एक बार समझ लेंगे हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है, ठीक, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। मान लीजिए आपके पास एक कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ABC, तो इसके 3 साइड्स कौन कौन हुई, AB BC और AC। तो तीनों साइड में से किसी भी एक साइड के पैरेलल, है ना, एक लाइन ड्रा करते हैं हम। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं। मान लीजिए हम BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं,
ये जो मान लीजिए लाइन एल है, ये जो एल है वो किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। एल जो है बीसी के पैरेलल है। पहले इस थ्योरम के बारे में थोड़ा समझ लें, उसके बाद प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमको दिया हुआ है कि ये जो लाइन एल है वो बीसी के पैरेलल है, ठीक। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, और ये जो लाइन एल है वो क्या कर रही है? अदर टू साइड्स, बीसी के तो पैरेलल है। अब अदर टू साइड कौन कौन बची? ए बी और ए सी। इन दो साइड्स को क्या करती हो? इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अदर टू साइड्स को अलग अलग दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है। मान लीजिए पॉइंट है डी और ये है ई, ठीक है। दो पॉइंट डी और ई पर वो क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। द अदर टू साइड्स, तब क्या होता है? ये जो दो अदर टू साइड कौन कौन थी? ए बी और ए सी। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो फिर ये अदर टू साइड्स जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। सेम रेशियो में बोले तो ए डी, इधर का रेशियो क्या बना? ए डी और ए डी अपॉन बी डी, और इधर का रेशियो क्या बना? ए सी अपॉन सी ई। ये दोनों रेशियो कैसे हो जाते हैं? दोनों रेशियो बराबर होते हैं। ऐसा हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ये ऐसा कौन कह रहा है? बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। जैसे आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, ये उसका रिजल्ट है, ठीक है ना, मैथमेटिकली फॉर्म है। तो हम क्या करते हैं? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इस पाइथागोरस थ्योरम को डायरेक्ट यूज करते हैं। उसी प्रकार से यदि किसी ट्रायंगल में हमको ये दिया जाएगा कि ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन है, तो फिर ये जो बीपीटी का रिजल्ट है, इसको हमको क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो बीपीटी रिजल्ट के अनुसार क्या होगा? अदर टू साइड्स का रेशियो जो है वो सेम हो जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक। अब बीपीटी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमको कुछ जो प्रीवियस नॉलेज है हमारा, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस स्थिति में तो ये बेस हो गया और ये इसकी क्या हो गई? हाइट हो गई, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके टू साइड्स बराबर है, ठीक है। या हम ये कहें कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए ईच एंगल क्या है? 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये तो इसका बेस हो गया, ठीक है। और हाइट के लिए हम क्या करेंगे? यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। लेकिन सोचिए यदि आपके पास एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल दिया गया है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए एबीसी जो है एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इसका एक एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा है। तो ये इस कंडीशन में जब हम एरिया इसका फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो नीचे दिया गया ये तो आपका बेस हो गया, लेकिन इसकी हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? इस बेस को थोड़ा सा इधर एक्सटेंड करेंगे, इधर पीछे की तरफ, और यहां से देखिए, यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो दिस इज हाइट। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की जो है हाइट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। इस बेस को थोड़ा सा हमने इधर आगे बढ़ाया और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक। तो एक तो ये जानकारी आपके पास होना चाहिए, और दूसरी जानकारी आपके पास क्या होना चाहिए कि 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ा था, ठीक है ना। उसमें क्या बताया गया था कि मान लीजिए आपके पास ये दो पैरेलल लाइन है, ए बी और सी डी क्या है? ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइन्स, ठीक है। और इनके अंदर ये एक ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। और एक ट्रायंगल है ये ले लीजिए ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, और एक है बी डी सी या बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी। और ध्यान समझिए, दो ट्रायंगल है, एक है ए सी डी, ये ट्रायंगल ए सी डी, और दूसरा लिया है बी डी सी, ये बी डी सी, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल कैसे हैं? दोनों ट्रायंगल जो हैं सेम पैरेलल, इनका बेस सेम है। सबसे पहले तो इनका बेस सेम है। देखिए सी डी जो है इस ट्रायंगल का भी बेस है,
और BDC का भी बेस कौन है, CD है, सेम बेस है। क्या है, सेम बेस है। दोनों ही ट्रायंगल का बेस कैसा है, सेम है। ठीक है, इसको अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए ये दो बातें यदि आपको क्लियर है तो फिर बहुत ही आसानी से हम इस BPT थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या प्रूव कर सकते हैं। तो दोनों का बेस सेम है और दोनों ही सेम पैरेलल लाइन, एक AB है पैरेलल लाइन और एक CD, दो लाइन जो है वो AB और CD है। तो दोनों ट्रायंगल जो है वो दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, दोनों उसके बीच में आ रहे हैं। तो 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि ऐसे दो ट्रायंगल जिनका बेस सेम हो और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो फिर ऐसे दो ट्रायंगल का जो एरिया है, इनका जो एरिया है वो कैसा होता है, बराबर होता है। दोनों ही ट्रायंगल का एरिया कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन जो है इनकी जरूरत हमको पड़ेगी इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम प्रूफ। तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमेशा 4 स्टेप्स होंगे। ठीक है ना, तो 4 स्टेप्स तो क्या, पहले ये जो थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद उस थ्योरम का फिगर, बगैर फिगर के कोई भी थ्योरम या ज्योमेट्री में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, ये ध्यान रखिए। ठीक है ना, तो इसका फिगर सबसे पहले हम बनाएंगे। तो फिगर में क्या बोला गया है कि फिगर कैसे बनेगा, इसी जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उसी के आधार पर इसका हम फिगर बनाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, आप क्या करिए, इस थ्योरम के स्टेटमेंट को याद कर लीजिए। ठीक है, पूरा दिमाग में बैठा लीजिए। क्यों, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। इसका स्टेटमेंट लिखिए एंड प्रूफ कीजिए, एंड प्रूव। ठीक है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ BPT एंड प्रूव इट। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको याद यदि होगा तो आप बड़े अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट को याद कर लीजिए। ठीक, तो इसके आधार पर इसका हम बनाएंगे क्या, फिगर। तो जिसमें क्या 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 कहा गया है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल बनाएंगे आप, एक ट्रायंगल बना लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, ये ABC एक नाम दे दीजिए इसको, ABC। थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बना लेते हैं। इस प्रकार से ABC एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, और इसकी वन साइड BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दिया हमने, क्या, DE। मान लीजिए एक लाइन ड्रा कर दिया DE, जो AB को पॉइंट D पर और AC को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तब हमको प्रूव करना है कि AD/BD इज इक्वल टू AE/C। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, उसके बाद लिखते हैं गिवन, क्या आपको दिया हुआ है। तो दिया क्या है, वही जो स्टेटमेंट से आपने जो फिगर बनाया है ना, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी को हम लिखते हैं। क्या क्या दिया हुआ है गिवन में, क्या दिया हुआ है, अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इन विच, इस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है हमको कि जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल है। ये कहाँ से लिख रहे हैं हम, इस स्टेटमेंट की सहायता से लिख रहे हैं, जिसमें कहा गया कि अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक लाइन हमने ड्रा किया जो कि एक ट्रायंगल ABC की एक साइड BC के पैरेलल है, इन विच DE जो है, DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ये गिवन है। तब आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, तब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो DE अदर टू साइड्स को जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, वहां से जो दोनों साइड्स हैं, अदर टू साइड्स जो है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती है। मतलब AD/BD इज इक्वल टू AE/CE, AE/C। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तो सबसे पहले फिगर, फिर क्या दिया हुआ है, उसके बाद कभी कभी हमको थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करने होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने होते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ज्वाइन BE एंड CD, ज्वाइन BE एंड CD, इनको ज्वाइन कर लिया। अब देखिए आप, हमारे पास ये जो ट्रायंगल है BDE, ये देखिए ये जो ट्रायंगल है BDE, तो इसका ये जो एंगल है कैसा है, ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो इसकी हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस BD को इधर एक्सटेंड किया और यहाँ E से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, मान लीजिए EM। ठीक है, उसी प्रकार ये जो दूसरा ट्रायंगल है इधर CDE, ठीक है ना, इसकी हाइट फाइंड आउट करने के लिए इसको एक्सटेंड किया और यहाँ D से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया,
डी एन। तो हमने क्या किया, EM ड्रा किया, क्या ड्रा किया, EM इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड DN परपेंडिकुलर ऑन AC, ठीक है, AC, ठीक। देन प्रूफ, इसका प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है ADE और ट्रायंगल BDE, इन दोनों के एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। अब क्यों करते हैं, अभी आपको जब थ्योरम प्रूफ हो जाएगा तो क्लियरिटी आ जाएगी कि इसको ऐसे सॉल्व क्यों किया गया है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है। तो इनका रेशियो लेते हुए चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है। तो ADE का एरिया क्या होगा, ADE के लिए बेस हो गया AD, ठीक है, AD बेस हो गया और इसकी हाइट क्या हो गई EM। तो फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस हो गया आपका AD इंटू हाइट क्या हो गई EM, हाइट हो गई EM अपॉन, उसी प्रकार से BDE का एरिया जब निकालेंगे तो इसका बेस कौन होगा BD, तो 1/2 इंटू बेस हो गया BD इंटू हाइट, इसकी भी हाइट कौन होगी EM, ठीक है। ऑप्टिक सिंगल ट्रायंगल था तो ये इसकी हाइट होगी EM। तो ये देखिए आप EM से EM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ठीक है। तो क्या बच गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू AD अपॉन BD, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। सिमिलरली इसी प्रकार से हम एरिया निकालेंगे, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन, अब ये ट्रायंगल CED, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ठीक। तो ADE के लिए DN भी इसकी हाइट है, ADE के लिए पहले जो हाइट लिया था हमने EM लिया था, ठीक है, DN भी इसकी हाइट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, अब बेस क्या बन जाएगा इधर इसके लिए AE, बेस हो गया AE और हाइट हो गई कौन DN, हाइट हो गई DN होल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, तो ये भी ऑप्टिक सिंगल ट्रायंगल है। अब इसकी हाइट कौन होगी DN, बेस होगा CE, तो 1/2 इंटू बेस हो गया CE इंटू हाइट हो गई इसकी क्या DN, ठीक है ना, DN। तो DN से DN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू AE अपॉन CE, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो ये है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके न्यूमरेटर में क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इक्वेशन नंबर 2 का जो न्यूमरेटर है उसमें भी लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, मतलब दोनों का न्यूमरेटर सेम है, ठीक है। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 का जो डिनोमिनेटर है उसमें ट्रायंगल BDE है और इसमें ट्रायंगल CED है। तो अभी हमने इसके पहले थ्योरम प्रूव करने के पहले यही चर्चा की थी। देखिए ट्रायंगल BDE, दिस इज BDE, ठीक है, और CED, दिस इज CED। तो क्या हो रहा है, ये जो दोनों ट्रायंगल है उन दोनों का बेस सेम है, DE बेस सेम है, ठीक है, और दोनों ही सेम पैरेलल लाइन DE और BC के बीच में है, तो दोनों का एरिया कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो न्यूमरेटर तो सेम था ही, अब क्या हो रहा है डिनोमिनेटर भी कैसे हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब ये होगा कि इक्वेशन नंबर 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। जब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों के राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो क्या ट्रायंगल BDE, सिंस ट्रायंगल BDE and triangle CED are on the same base, दोनों सेम बेस, दोनों का सेम बेस है कौन D, are on the same base DE and, और दोनों ही सेम पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, and lie between same parallels, दोनों ही सेम पैरेलल के बीच में है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। एरिया ऑफ ट्रायंगल CED दोनों का एरिया कैसे हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दोनों का एरिया इक्वल हो गया। सो बाय 1 and 2, सो बाय 1 and 2, 1 and 2 से क्या कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2। जब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या होगा, राइट हैंड साइड ऑफ 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ 2। दोनों के राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो 1 का राइट हैंड साइड क्या है, AD अपॉन BD, और 2 का राइट हैंड साइड क्या है, AE अपॉन CE, AE अपॉन CE। और यही हमको प्रूव करना था, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। ठीक है, तो इस प्रकार से ये थ्योरम आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया। ठीक, इस प्रकार से थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक, तो ये था BPT थ्योरम, बहुत ही आसान है। अब देखते हैं इसका कन्वर्स। ठीक है, कन्वर्स ऑफ BPT। चलिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि BPT यानी कि थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। ठीक है, अभी हमने देखा था BPT का कन्वर्स मतलब उसका अपोजिट, उल्टा। ठीक है ना, तो इसमें क्या कहा गया कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, है ना, मतलब एक कोई लाइन है जो 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इसके पहले हमने क्या किया था, इसके पहले वाले थ्योरम में क्या प्रूव किया था। हाँ, थोड़ा इसमें एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है और आप लोग गलत कर देते हैं। गलत क्या कर देते हैं कि BPT थ्योरम आता है, आप कन्वर्स वाला सॉल्व करके जाते हैं, या कन्वर्स आता है तो BPT वाला सॉल्व करके जाते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान है, आप क्या रखेंगे कि जो BPT थ्योरम है उसमें ये गिवन में है क्या कि ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, ये गिवन में है। मान लीजिए ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है और ये लाइन L है, LN है, ये ABC ट्रायंगल है। ठीक है ना, तो BPT थ्योरम में क्या है कि L इज पैरेलल टू BC, इट इज गिवन, ये गिवन में है। ठीक है, और इसमें क्या प्रूव किया था आपने, इसमें प्रूव किया था आपने, मान लीजिए DE पॉइंट है कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। ठीक है, ये आपने प्रूव किया था। और कन्वर्स में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा, ये आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा गिवन में और ये पार्ट आ जाएगा प्रूफ में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, तो क्या कहा गया है, सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, तो मान लीजिए ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ABC। ठीक है, और ये एक लाइन है DE। तो ये जो लाइन DE है, इस ट्रायंगल ABC की 2 साइड्स AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो व्हाट इज गिवन अ ट्रायंगल ABC, in which line DE intersects AB to AB at D and AC at E, such that किस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रही है कि ये जो रेशियो है AD अपॉन BD ये इक्वल है किसके, AE अपॉन CE के, ये दोनों रेशियो इक्वल है। ठीक है, इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रही है। देन वी हैव टू प्रूव, तब हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो DE है, ये जो DE है वो पैरेलल है किसके, BC के, DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, इस प्रकार से हमको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ही आसान है। तो हमको प्रूव करना है D इज पैरेलल टू BC, तो यहां हम कॉन्ट्राडिक्शन के द्वारा प्रूव करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन के द्वारा कैसे प्रूव करेंगे कि हम मानकर चलते हैं कि D जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। क्या मान लिया हमने
let us assume that DE is not parallel to BC। हमने मान लिया कि D जो है BC के पैरेलल नहीं है, ठीक है। DE BC के पैरेलल नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम एक लाइन जरूर ऐसी होगी जो इस BC के पैरेलल होगी। तो मान लेते हैं एक दूसरी लाइन है क्या, DF। मान लेते हैं कि जो DF है वो BC के पैरेलल है, ठीक है ना। लेट DF इज पैरेलल टू BC। मान लिया हमने DF जो है BC के पैरेलल है, ठीक है, DF BC के पैरेलल है। सो बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अब चूंकि DF जो है BC के पैरेलल है तो BPT थ्योरम में हमने क्या देखा था, उसमें जो D था वो BC के पैरेलल था, तो रिजल्ट क्या आया था, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C, ठीक है। अब यहां पर हमने ये लेके चला हमने कि D जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, बट DF जो है BC के पैरेलल है। तो जब DF BC के पैरेलल है तो सो बाय BPT से आप क्या लिख सकते हैं, BPT से हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन BD इक्वल AF अपॉन CF, AF अपॉन CF, ठीक है। ये हो गया आपके पास नंबर 1। ये हम लिख सकते हैं BPT से, बट हमारे पास क्या दिया हुआ है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C, बट AD अपॉन BD वी होगी ऑन दैट AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C, AE अपॉन CE, AE अपॉन CE। दिस इज नंबर, या ये इसको लिख लीजिए, नंबर 2 लिख लीजिए, ठीक है। तो अब देख रहे हैं दोनों का लेफ्ट हैंड साइड कैसा है, इक्वल है, तो दोनों का राइट हैंड साइड हम इक्वल ले सकते हैं। सो बाय 1 इन टू क्या होगा, दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो दोनों का राइट इक्वल ले सकते हैं, क्या AF अपॉन CF इज इक्वल टू AE अपॉन CE, ठीक है, लिखा जा सकता है। अब हम यहां पर दोनों साइड में 1 ऐड कर देते हैं। अब क्यों कर रहे हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एडिंग 1 बोथ साइड्स, एडिंग 1 बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में 1 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाता है, देखिए AF अपॉन CF प्लस 1 इक्वल AE अपॉन CE प्लस 1, ठीक है। या एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा, CF और यह जाएगा AF प्लस इसके अपानों की मतलब 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे CF को तो CF टाइम डिवाइड होगा, CF इंटू 1 CF, यहाँ आ जाएगा CF। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा CE हो जाएगा AE प्लस CE, ठीक है। अब देखिए फिगर में AF प्लस CF दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, AC। वैसे AE प्लस CE दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, AC। तो यहाँ आ जाएगा AC अपॉन CF इक्वल AC अपॉन CE, ठीक। तो ये AC से AC कैंसिल, क्यों, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में AC यहाँ नीचे आएगा तो AC से AC कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे आपके पास फाइनली क्या बच गया, आपके पास CE इक्वल CF, CE इक्वल CF। क्या रिजल्ट आया हमारे पास, CE इक्वल CF। तो अब फिगर में देखते हैं कि क्या CE और CF दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है। E पॉइंट अलग है, F पॉइंट अलग है, CE और CF अलग अलग है, ठीक है। जबकि रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या दिखा रहा है रिजल्ट कि C जो है CF के इक्वल है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज और इनकरेक्ट एसम्पशन। हमने यहाँ पर जो मान के चले थे कि जो है D जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, जो हमने मानकर चला था इसके कारण ही ये रिजल्ट आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज और इनकरेक्ट assumption that D is not parallel to BC, so correct assumption is D is parallel to BC, ठीक है। तो which is not possible, this contradiction has arisen because or
इनकरेक्ट एसम्पशन, क्या है इनकरेक्ट एसम्पशन? दैट D is not parallel to BC. DE is not parallel to BC. So correct assumption is, so this implies, so correct assumption क्या होगा कि D is parallel to BC. So this implies DE is parallel to BC. ठीक है, तो ये है आपका थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम के कन्वर्स का प्रूफ। ठीक है, तो बीपीटी या उसका कन्वर्स, इन दोनों में से एक थ्योरम बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने दोनों के प्रूफ को अच्छे से समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। ठीक है, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 में।